आज हम अपने लेक्चर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। इनका योगदान हमारी आज़ादी से लेकर और हमारे एकीकरण में बहुत ज़्यादा है। तो इनके बारे में एक शॉर्ट लेक्चर मैं आपके सामने ला रहा हूँ, जो इनके जीवन पर थोड़ा सा पर्दा जो डाला हुआ है उसको हटाएगा और हम भी इनके बारे में जान सकेंगे। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ। वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। 1875 में इनका जन्म हुआ था और 25 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वे एक भारतीय अधिवक्ता और राजनेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिता थे, जिन्होंने कांग्रेस के लिए देश के संघर्ष की अग्रणी भूमिका निभाई और एक एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर हिंदी, उर्दू एवं फारसी में सरदार कहा जाता था। मतलब उन्हें सरदार के नाम से उपनाम से कहते थे। वल्लभ भाई पटेल बहुत कम कहते थे, सरदार जी आए, सरदार जी ऐसे बोलते थे, जिसका अर्थ है प्रमुख। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। अब आगे देखते हैं। ये पिक्चर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये वृद्धावस्था की पिक्चर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अब आगे देखते हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। पद बहाल इनका हुआ था 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्वाधिकारी पद सर्जन, उत्तराधिकारी मोरारजी देसाई। उसके बाद आगे देखते हैं। गृह मंत्रालय पद इनका बहाल हुआ था 15 अगस्त 1947 को और 15 दिसंबर 1950 को। प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्वाधिकारी का पद सर्जन हुआ था और उत्तराधिकारी इनके थे चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी, जो बाद में बनाए गए थे। जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में। मृत्यु इनकी हुई थी 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में, बॉम्बे और बॉम्बे राज्य, भारत में। राष्ट्रीयता इनकी है भारतीय। राजनीतिक दल इनका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और बच्चे इनके हैं मणिबेन पटेल, दाह भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। शैक्षिक संबंधता इनकी है मिडिल टेम्पल। पेशा इनका था वकालत और राजनीति। ये वकालत और राजनीति दोनों किया करते थे। अब इनका हम जीवन परिचय ले लेते हैं। पटेल का जन्म नाडियाद, गुजरात के एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। वे जवेर भाई पटेल और लडबा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई, विट्ठल भाई इनके अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया। तो 4 भाई थे, इनके पिताजी का नाम वगैरह हमने देख लिया। खेड़ा संघर्ष। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष। तो 1918 में हुआ था खेड़ा संघर्ष। गुजरात का खेड़ा खंड डिवीजन इन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से भारी कर की छूट की मांग की। जब यह स्वीकार नहीं किया गया तो सरदार पटेल, गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। तो 1918 में उन्होंने जो खेड़ा संघर्ष किया था गुजरात के खेड़ा में, तो वो जो राहत दी गई करों में सरकार द्वारा, वो उनकी पहली सफलता थी। बारदोली का सत्याग्रह। बारदोली के अंदर ही इन्हें सरदार नाम दिया गया था। मुख्य लेख बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी। यानी 30% लगान में वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6% कर दिया। यानी लगान भी उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में कम करवाया था। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तो इस तरह से सरदार की उपाधि उन्हें मिली थी। बारदोली उन्हें ही वहां की महिलाओं द्वारा उन्हें एक तरह सरदार की उपाधि दी गई। किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के अंतर संबंधों की व्याख्या बारदोली किसान संघर्ष के संदर्भ में करते हुए गांधी जी ने कहा कि इस तरह हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचने के लिए संघर्ष, सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज़्यादा सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और ये सरदार जी की फ़ोटो है। बारदोली के अंदर किसानों में 1928 में हुआ था ये आंदोलन। तो 1918 में हमने देखा खेड़ा आंदोलन, जिनमें इनका महत्वपूर्ण रोल था, और 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह, जहाँ उन्हें सरदार नाम दिया गया, वो भी इनका महत्वपूर्ण आंदोलन था। आज़ादी के बाद देखते हैं। यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी, गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए पटेल जी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अपने को दूर रखा। मतलब हालांकि सारी समितियां ये चाहती थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि पटेल नहीं, नेहरू जी बनने चाहिए। इसके लिए नेहरू का समर्थन किया। उन्हें उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, किंतु इसके बाद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे। इसके चलते कई अवसरों पर दोनों ने ही अपने पद का त्याग करने की धमकी भी दी थी। गृह मंत्री के रूप में
उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। इसको उन्होंने बिना कोई खून बहाए संपादित कर दिया। केवल हैदराबाद स्टेट में ऑपरेशन पोलो के लिए उन्होंने सेना भेजनी पड़ी। ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद स्टेट को उन्होंने मर्ज करने के लिए किया था, उसमें उनको सेना भी भेजनी पड़ी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए भारत का उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सन 1950 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद नेहरू का कांग्रेस के अंदर बहुत कम विरोध शेष रहा। तो कांग्रेस के अंदर वो नेहरू का विरोध करते थे। पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, और उन्होंने बिना खून खराबा किए सारी देसी रियासतों को अपने में मर्ज कर लिया था इंडिया में। ऑपरेशन पोलो जो कि हैदराबाद स्टेट में हो, वहां थोड़ा सा खून खराबा हुआ। इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अब देखते हैं देसी राज्यों का एकीकरण। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व संक्रमण काल में ही वीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य आरंभ कर दिया था। पटेल और मेनन ने देसी राजाओं को बहुत समझाया कि उन्हें स्वायत्तता देना संभव नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप 3 को छोड़कर शेष सभी रजवाड़ों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। केवल जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट के राजाओं ने ऐसा नहीं करना स्वीकार किया। जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी सी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वह पाकिस्तान के समीप नहीं थी। वहां के नवाब 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। उन्होंने राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत में विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध विद्रोह बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 को वहां जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी हुई थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना आगे बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। भारतीय सेना 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 को भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। नेहरू के कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया कि यह समस्या एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए। अलगाववादी ताकतों के कारण कश्मीर की समस्या दिनों दिन बढ़ती गई। 5 अगस्त 1919 में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 समाप्त हुआ। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और सरदार पटेल का भारत का अखंड बनाने का स्वप्न साकार हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में 2 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए। जब जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन रहेगा तो भारत के सभी कानून वहां लागू होंगे और पटेल जी को कृतज्ञ राष्ट्र की एक सच्ची श्रद्धांजलि है। पटेल जी के बारे में अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम गांधी, नेहरू, पटेल और लेखन कार्य की पुस्तकें और पटेल जी के सम्मान के संदर्भ में पढ़ेंगे। ये हमारा लेक्चर था। धन्यवाद।